संपूर्ण भारतीय इतिहास का सर्वाधिक महान शासक अशोक को माना जाता है। अशोक न केवल एक पराक्रमी शासक था, बल्कि इसके साथ साथ एक महान मानवतावादी शासक भी था। अशोक महान या अशोका द ग्रेट कहने के पीछे एक मूल कारण यह भी है कि अशोक एक राजा के रूप में जितना ही महान था, एक व्यक्ति के रूप में भी उतना ही महान था। इसी दृष्टि से अन्य शासकों से वह बहुत अधिक भिन्न दिखाई पड़ता है और इतिहास में अशोका द ग्रेट या अशोक महान के नाम से वह उभर करके हमारे सामने आता है, स्थापित होता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और वो गद्दी पर कैसे बैठा इसके संबंध में बहुत सी किंवदंतियां हैं। विशेष रूप से जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ हैं, उनमें इसके बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं। अशोक के बारे में ये कहा जाता है कि वह अपने कुछ भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी पर आसीन हुआ। इसका कारण ये था कि संभवतः बिंदुसार के बाद वह उत्तराधिकारी के रूप में प्रथम नंबर का उत्तराधिकारी नहीं था। इसीलिए उससे जो बड़े उसके भाई होंगे, उनकी हत्या करने के बाद ही वह राजगद्दी पर बैठा, जिसकी प्रामाणिकता इस बात से भी होती है कि 273-72 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हुई और जबकि अशोक का ऑफिशियल कोरोनेशन या एक्सेशन टू द थ्रोन, राजगद्दी पर जो राज्यारोहण हुआ, वह खुद अशोक के अभिलेखों के अनुसार ही जो जानकारी प्राप्त होती है, उससे ये लगता है कि उसका राज्यारोहण 268 बीसी में हुआ, 268 ईसा पूर्व में हुआ। तो 272-73 बीसी से 268 बीसी के बीच का जो टाइम पीरियड था, निश्चित रूप से वो उथल पुथल का दौर था और उस बीच में अशोक ने एक सम्राट के रूप में अपनी राजगद्दी को अपने राइवल से पूरी तरह से मुक्त करके निष्कंटक शासक बनने में उस समय को लगाया होगा और इसीलिए फॉर्मल लेवल पर उसका जो राज्यारोहण की तिथि बतलाई गई, वह 268 बीसी बतलाई गई। अशोक के बारे में जानने के बहुत से स्रोत हैं, जिसमें कि अशोक के जो अभिलेख हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अशोक के जो अभिलेख हैं, उसमें अशोक के स्तंभ लेख हैं, जो की संख्या में 17 हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से ये स्तंभ लेख जो हैं, वो मध्य भारत और उत्तरी भारत के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं और इसके अतिरिक्त अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, रॉक एडिक्ट्स, जिसमें कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। बड़े हैं उनको मेजर रॉक एडिक्ट्स और जो छोटे हैं उनको माइनर रॉक एडिक्ट्स के नाम से जाना जाता है। इन शिलालेखों में, इन स्तंभ लेखों में अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर अशोक के नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा और भाब्रू के जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में प्राप्त होती है। अशोक ने अपने इन अभिलेखों में अपना नाम अपनी उपाधि के साथ अशोक के रूप में भी अंकित करवाया है। उसके अधिकांश अभिलेखों में उसके नाम अशोक का उल्लेख नहीं है, बल्कि वहाँ पर केवल
उसकी जो उपाधि या जो ऑफिथेट है वो है देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी, जो कि पाली प्राकृत भाषा में है और उसकी स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी है। स्पेशली जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, उन स्तंभ लेखों की जो भाषा है वह प्राकृत और उसकी जो स्क्रिप्ट या लिपि है वो ब्राह्मी है। वैसे देखा जाए तो अशोक के सभी प्रकार के अभिलेखों को मिला करके देखें, विशेष रूप से उसके रॉक एडिक्ट्स, चाहे माइनर रॉक एडिक्ट्स हो या मेजर रॉक एडिक्ट्स हो, तो उन सबको देखते हुए अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी भाषा को तो प्राकृत बतलाया जाता है, लेकिन जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है, ये कहा जाता है कि 4 स्क्रिप्ट में वो मिलते हैं, जिसके अंतर्गत ब्राह्मी सर्वप्रमुख है और इसके बाद खरोष्ठी और उसके साथ साथ ग्रीक या यूनानी और फिर अरेमिक। एकदम पश्चिमोत्तर से जो उसके अ, अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ग्रीक में है, क्योंकि हिंद यवन के अधिकार क्षेत्र वाला वो क्षेत्र था जिन क्षेत्रों पर सिकंदर ने अपने समय में अधिकार स्थापित किया था। तो उस क्षेत्र में जो उसके अभिलेख प्राप्त हुए वो अभिलेख भी यूनानी या ग्रीक के की जो स्क्रिप्ट है उसमें है। और जब उससे थोड़ा और भीतर की ओर आते हैं तो उसमें और पूर्व की ओर जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, विशेष रूप से पेशावर इत्यादि का जो क्षेत्र, तो वहाँ से जो उसके अभिलेख प्राप्त हुए वो अरेमिक में है, तक्षशिला वगैरह में ये क्षेत्र हैं। और उससे भीतरी क्षेत्रों में आते हैं पंजाब और पंजाब के और भीतर भारत में, तो फिर इसके जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी और ब्राह्मी में मिलते हैं। विशुद्ध रूप से जो आज का जो भारतीय भूभाग है इसके अंतर्गत इसके अधिकांश जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। इन लिपियों की अपनी विशेषता है। जैसे ब्राह्मी लिपि ये बाएं से दाहिने, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ये ब्राह्मी लिपि भारत की जो भी भाषाएं हैं, संस्कृत से लेकर के और अन्य जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें से अधिकांश की जो लिपि है उसकी ओरिजिन ब्राह्मी लिपि है। इसीलिए अधिकांश भाषाएं जब लिखी जाती हैं तो उनको लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाहिनी ओर लिखा जाता है। खरोष्ठी जो लिपि थी ये उसकी उल्टी अर्थात दाहिने से बाएं लिखी जाती है। आज भी फारसी लिखते हैं या उर्दू लिखते हैं जिनकी स्क्रिप्ट वही है फारसी, तो उसको बाएं से दाएं न लिख करके दाहिने से बाएं लिखते हैं। स्पष्ट रूप से खरोष्ठी का वो क्षेत्र और खरोष्ठी भी दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। और एकाध जगह से इनके ऐसे भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें कि दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं दोनों रूपों में लिखा गया है। इस प्रकार से हम अशोक के बारे में, अशोक के अभिलेखों के माध्यम से बहुत अधिक लार्ज स्केल पर जानकारी को प्राप्त करते हैं और इसीलिए अशोक के इतिहास को जानने में हमें बहुत अधिक सीमा तक मदद प्राप्त होती है।
अशोक के ये जो अभिलेख हैं, ये अशोक के राजनीतिक इतिहास से कहीं अधिक उसके धर्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र में उसके द्वारा जो योगदान दिया गया है उसके बारे में बतलाते हैं। अशोक की यदि हम जीवन को देखें तो अभी मैंने कहा कि अपने 100 या 99 जैन अनुश्रुतियों के अनुसार, बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार, विशेष रूप से श्रीलंका में जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें ये बतलाया गया कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की और उसकी हत्या करने के बाद जो है उसने राजगद्दी को प्राप्त किया था। इस प्रकार से उसने जब राजगद्दी को प्राप्त किया उसके पहले वो एग्जाम में आता है कि जब उसने राजगद्दी प्राप्त किया तो उसने उसके पहले उज्जैनी के गवर्नर के रूप में काम किया था। याद रखना है, उज्जैनी के गवर्नर के रूप में शासक बनने के पहले अपने पिता बिंदुसार के समय में उसने कार्य किया था। और जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक को ही बिंदुसार ने भेजा था। और इस तरह से शासक बनने के पूर्व भी अशोक ने एक शासक के रूप में अपनी क्षमता का परिचय पहले से ही दिया था। महत्वाकांक्षी निश्चित रूप से वो रहा होगा, क्योंकि अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने ही के लिए उसने अपने अन्य भाइयों को गद्दी से बेदखल उनकी हत्या करके और अपने को निष्कंटक शासक के रूप में स्थापित किया था। जहाँ तक अशोक के द्वारा विजय अभियान करने का प्रश्न है तो अशोक ने अपने जीवन में, जहाँ तक साक्ष्यों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, एक ही लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई थी कलिंग, जिसमें वो विजयी हुआ। कलिंग का ये युद्ध अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे इस बात की, कलिंग विजय की उसकी जानकारी मिलती है, जिसमें ये बतलाया गया कि अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में अर्थात 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा। प्रश्न उठता है कि उसके कलिंग पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या है। स्वदेशी और विदेशी साक्ष्य इस संबंध में अलग अलग कारण बतलाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें ये ज्ञात होता है कि अशोक ने कलिंग पर विजय इसलिए प्राप्त किया था कि वह अपनी हस्ती सेना के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों को प्राप्त कर सके, क्योंकि कलिंग के जंगलों में उस समय बहुत बड़े पैमाने पर हाथियाँ थीं, तो उस क्षेत्र पर अधिकार करके वो उन हाथियों को प्राप्त कर सकता था। दूसरी ओर जो प्लिनी है, जिसका ग्रंथ नेचुरल हिस्टोरिका है, नेचुरल हिस्टोरिका में प्लिनी ने लिखा है कि नहीं, कलिंग जो था वास्तव में ट्रेड एंड कॉमर्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटर था। वाणिज्य व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था और एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट या व्यापारिक मार्ग भी था। इसलिए इकोनॉमिकली एक बहुत ही प्रॉस्परस रीजन के रूप में था, समृद्ध क्षेत्र था आर्थिक दृष्टि से। यदि कलिंग पर अशोक अधिकार प्राप्त कर लेता तो आर्थिक दृष्टि से भी उसको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता। इसीलिए प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया।
तो ये दोनों मत हैं। कहा जाए कि दोनों ही मत आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि ये सत्य है कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और ये भी सत्य है कि कलिंग आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र और व्यापार वाणिज्य के केंद्र के रूप में भी था। जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उस समय कलिंग का जो शासक था उसका नाम नंदराज था। नंदराज, ये सब एग्जाम में फैक्ट्स आ सकते हैं कि कौन उस समय शासक था, तो नंदराज। और ये कहा जाता है कि कलिंग के लोगों ने अशोक के विशाल सेना का बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया, और जिसमें कि कलिंग की आम जनता ने भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि बहुत व्यापक नरसंहार के पश्चात कलिंग पर विजय प्राप्त करने में अशोक को सफलता मिली। इस व्यापक नरसंहार की वजह से अशोक के मन पर इस रक्तपात का बहुत ही आ, उतना ही व्यापक प्रभाव भी पड़ा। और ये कहा जाता है कि कलिंग विजय के लगभग 1.5 वर्ष पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उसने राज्यों पर विजय प्राप्त करने के स्थान पर धम्म विजय की नीति एक बुद्धिस्ट या एक बौद्ध के रूप में आगे अपनाई। इसीलिए कलिंग के बाद अशोक के द्वारा कोई लड़ाई लड़ने या कोई युद्ध के ऐतिहासिक साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अशोक के जो कलिंग विजय की बात है, खुद अशोक के अभिलेखों में बहुत विस्तार से इसकी कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों में जैसा मैंने कहा कि उसका जो 13वां शिलालेख है उसके अंतर्गत ये केवल उल्लेख है कि उसने कलिंग पर आक्रमण किया था, लेकिन और सब विवरण, विस्तृत विवरण, ये रक्तपात हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इस सब के बारे में जानकारी खुद अशोक के साक्ष्यों के माध्यम से हमें नहीं प्राप्त होती है। अन्य जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से कलिंग विजय 261 बीसी में अशोक ने की, और उसके बाद से उसके जीवन की दिशा बदल गई, और उसके बाद से उसने एक मानवतावादी शासक के रूप में कार्य किया और धम्म घोष की नीति को अपनाया। उसके बाद अशोक शासन करता रहा, और अराउंड 232 बीसी 232 ईसा पूर्व तक वो शासक रहा। 232 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। अशोक ने अपने धम्म विजय के अंतर्गत अपने, जैसा उसके शिलालेखों से या उसके अन्य अभिलेखों से ज्ञात होता है कि बहुत से काम किए। उसने खुद कई धार्मिक यात्राएं की, जैसे बोध गया की यात्रा, लुम्बिनी जिसको उस समय में रुमिनदेई कहा जाता था, जो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली थी, वहाँ की यात्रा की। यहाँ तक कि वो खुद धर्म प्रचार के लिए अपनी पुत्री के साथ नेपाल गया भी। लुम्बिनी की जब उसने यात्रा की, अपने राज्यारोहण के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की जब उसने यात्रा की, तो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान
प्रदर्शित करते हुए जो वहाँ का कर था, तो जो धार्मिक कर था उसको तो उसने एकदम खत्म कर दिया, और जो भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू था उसको भी घटा करके 1/6 से 1/8 कर दिया। अशोक बौद्ध बना कैसे? कलिंग विजय तो उसने किया, और कलिंग विजय का परिणाम ये हुआ कि वो बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म में दीक्षित कैसे हुआ? ये कहा जाता है कि उसका जो अ, चचेरा भाई था उपगुप्त, उस उपगुप्त के द्वारा, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी पहले से था, उसके विचारों से प्रभावित होकर के वो बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुआ था, और बौद्ध धर्म को उसने अपनाया। और इसी प्रकार से एक निग्रोध था, इसका नाम था निग्रोध, वो भी बौद्ध विद्वान या बौद्ध भिक्षु था। निग्रोध का भी अशोक को बौद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। शुरू शुरू में अशोक जो था वो शैव धर्म को मानने वाला था, और बाद में वह उपगुप्त और निग्रोध के प्रभाव से पूर्ण रूप से बौद्ध मतावलंबी हो गया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने बहुत कुछ कार्य किया। लेकिन याद रखना चाहिए, अशोक का धर्म क्या है? तो कई लोगों को ये लगता है कि अशोक का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। इनफैक्ट ये सही नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो बौद्ध धर्म अपने आप में कोई एक ऐसा धर्म नहीं था, और उस समय तक तो बिल्कुल ही नहीं था, जैसा बाद में उसने एक ठोस स्वरूप प्राप्त किया। जैसा मैंने कहा कि वो एक पंथ की तरह से था, एक लाइफ स्टाइल, एक जीवन शैली के रूप में था। अशोक का जो धम्म है, जिसका स्पष्टीकरण या जिसकी व्याख्या राहुलोवाद सूक्त, एक बौद्ध ग्रंथ है राहुलोवाद सूक्त, उस में दी गई है। ये अशोक का जो धर्म है वो कोई विशिष्ट धर्म या कोई नया धर्म या बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि ये कहा जाता है कि नैतिक आचरण की संहिता के रूप में, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में, कि एक जीवन, एक अच्छा जीवन, एक मॉरल लाइफ कैसे लीड किया जाना चाहिए, इसी का निचोड़ अशोक का धम्म प्रस्तुत करता है। और जो अशोक के विभिन्न लेख हैं, उससे हमें इस बात की जानकारी भी प्राप्त होती है। अशोक ने न केवल बौद्ध धर्म को, सॉरी, अपना धर्म का प्रतिपादन किया, बौद्ध धर्म को तो उसने अपनाया ही अपनाया, और जो खुद उसने अपने जिस धर्म का प्रतिपादन किया उसके संबंध में भी अशोक जिस बात का उल्लेख करता है, वो ये कहता है कि बौद्ध धर्म के विचारों के अनुसार ही हिंसा का परित्याग करता है। और उसके एक अभिलेख में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उसकी रसोई में, उसके किचन में मांसाहार के अंतर्गत, नॉन वेजिटेरियन में, केवल तीन ही क्रीचर्स, तीन ही जानवरों की, मवेशियों की हत्या की जाएगी। हो सकता है पहले बड़े पैमाने पर मांसाहार बहुत अधिक किया जाता हो, इसके लिए जानवरों को मारा जाता हो, लेकिन उसने अब ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि केवल तीन, ऐसे दो पक्षियाँ, कोई एक और जानवर, केवल इनकी हत्या की जाएगी। इस प्रकार से उसने बतलाया। इसी प्रकार से उसने अपने इस धर्म के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए, और लोग इस धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, इसके लिए
धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, और न केवल इन धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बल्कि उसने नियम भी बना दिया कि ये धर्म महामात्र प्रत्येक 5 वर्ष पर और कुछ जगहों के लिए प्रत्येक 3 वर्ष पर उन स्थानों का भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि लोग उस नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या नहीं, और ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। तो ये अशोक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसके धम्म के संबंध में। अशोक के अभिलेखों की जहाँ तक बात है, अशोक के ये जो अभिलेख हैं, पहले भी हमने पढ़ा है कि सबसे पहले 1750 ईस्वी सन में एक पादरी था, फादर, क्रिश्चियन फादर, जिसका नाम था टी फैनथेलर। टी फैनथेलर ने अशोक के अभिलेखों की सबसे पहले खोज की। हालांकि उस समय उसे पढ़ा नहीं जा सका। टी फैनथेलर से भी पहले जब फिरोज शाह तुगलक शासक था, तो उसने जो है मेरठ से और टोपरा, जो कि अम्बाला जिले के अंतर्गत हरियाणा में स्थित है, इन 2 जगहों पर स्तंभ थे। उन स्तंभों को ला करके फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में उनको स्थापित करवाया। हालांकि तब ये, क्योंकि उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी थी, इसलिए ज्ञात नहीं था कि ये इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है या ये क्यों थे। इन दोनों ही स्तंभों पर लिखे अभिलेखों को पढ़ने का काम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने किया, 1837 में। और ये बतलाया कि ये ब्राह्मी लिपि में ये हैं। और फिर ब्राह्मी लिपि में अंकित चीज़ों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हो गई और यह स्थापित हो गया कि ये अशोक के अभिलेख हैं। तो फिर पूरे देश भर से जहाँ जहाँ से भी उसके शिलालेख या लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख, स्तंभ लेख, ये सब प्राप्त हुए, उनके माध्यम से और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। और उन्हीं में से एक बहुत उल्लेखनीय है सारनाथ का स्तंभ, जो सारनाथ के या अशोक के जितने भी स्तंभ हैं, उनकी विशेषता ये है कि एक तो वो एकास्मक पत्थर से निर्मित है, अर्थात वो विशाल और काफ़ी ऊंचाई वाले स्तंभ होने के बावजूद भी एक ही पत्थर को काट करके और उनको तराश करके बनाया गया है, जो निहायत चिकने हैं, जो उस समय की जो वास्तुकला है उसका उत्कृष्ट नमूना है। और उनके नीचे बेस है और बेस के ऊपर एक ही लंबा स्टोन पिलर के रूप में उससे ज्वाइंट किया गया है। और फिर उनके टॉप पर जो है मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना अशोक के स्तंभों पर हमें देखने को मिलता है कि उसके शीर्ष पर, टॉप पर जो है जानवरों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। जैसे इसमें सबसे उल्लेखनीय सारनाथ का ही है कि उसके टॉप पर एक बेस या एक चौकी और उसके ऊपर 4 व्हील या पहिए हैं, और उसके चारों ओर, चारों पहियों के बीच बीच में सिंह हैं। और इसके साथ इसमें 4 जानवर हैं, जिसमें कि हाथी भी है, बैल भी है, घोड़ा भी है और शेर भी है। और शेर के ऊपर एक व्हील है जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन का
प्रतीक है, जो इस बात का सिंबल है कि अपनी संपूर्ण ताकत, क्योंकि सिंह ताकत का प्रतीक है, तो अपनी संपूर्ण ताकत को रखने के बावजूद भी अब हम पाशविक शक्ति का, शेर की जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल न करके धर्म को आगे बढ़ाने में अपना जीवन लगाएंगे, धर्म चक्र को। तो जो गौतम बुद्ध का संदेश था, आपको बतलाया ही गया था कि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था। शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए ही सारनाथ में इस प्रकार के धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक के रूप में उस स्तंभ को स्थापित करवाया होगा अशोक ने, और आगे चल करके उसे भारत सरकार के राज चिन्ह के रूप में, जिसे हम अशोक की लाट कहते हैं, के रूप में उसे अंकित करवाया गया। उसी के अंतर्गत जो चक्र है, उस चक्र में 24 तीलियां हैं। जैसे कोई भी चक्र होता है तो उसमें तीलियां होती हैं, स्टिक्स, तो उसमें 24 तीलियां हैं। ये 24 तीलियां समय चक्र का प्रतीक है। ये धर्म का चक्र, समय का चक्र, और उसके अंतर्गत जो लगातार चलते रहने वाला चक्र है। एक प्रकार से अहिंसा का संदेश भी इसमें निहित है कि हम ताकतवर तो हैं, लेकिन हम अपनी जो शक्ति है, उस शक्ति का पाशविक उद्देश्य से, अर्थात साम्राज्य विस्तार इत्यादि के लिए प्रयोग न करके मानवता के कल्याण के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि अशोक में ये बात एकाएक आ गई। यदि हम अशोक के पहले बिंदुसार, बिंदुसार के पहले चंद्रगुप्त को देखें, तो चंद्रगुप्त ने तो स्वयं ही एसेटिक लाइफ एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी स्वेच्छा से अपनी गद्दी को बिंदुसार को सौंप दिया था, और संलेखना के माध्यम से अपने शरीर का परित्याग भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक, क्योंकि उस समय तो विज्ञान इतना विकसित नहीं था कि इसको जीन से जोड़ करके देखा जाए, लेकिन यदि आज यदि हम उस पर विचार करें तो कहीं ना कहीं ये जेनेटिक भी रहा होगा। क्योंकि चंद्रगुप्त भी शुरू शुरू में तो सम्राट नहीं था, तो सम्राट होने के लिए उसने बहुत सारा प्रयास किया होगा, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जो हमने पिछले लेक्चर में देखी, और अपने साम्राज्य का इतना विशाल स्तर पर विस्तार किया। और फिर बाद में देखा गया कि वो जैन हो गया, सन्यासी हो गया, संसार से विरक्त हो गया। तो यदि अशोक में भी इस प्रकार का बदलाव हम देखते हैं, कलिंग के भयानक रक्तपात के बाद एकदम ही अहिंसक हो जाना, युद्ध की नीति का पूरी तरह से परित्याग कर देना, तो ये अपने आप में कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अशोक के पत्नियों के बारे में बहुत सारा जिक्र मिलता है। वैसे तो राजा रानियां की बहुत सी पत्नियां होती ही हैं, तो अशोक की भी थी, लेकिन इसकी 3-4 पत्नियां इतिहास में विशेष रूप से, एक तो असंधिमित्रा थी। असंधिमित्रा की कोई संतान नहीं थी। एक उल्लेखनीय थी कारुवाकी या कुरुवाकी, जिससे एक पुत्र था, और उस का नाम तीवर या थीवर था। और उसकी एक और पत्नी थी पद्मावती, और पद्मावती से ही उड़ाल पैदा हुआ था, और उसकी एक और पत्नी थी देवी। देवी से महेंद्र और संघमित्रा पैदा हुए थे। इसके अतिरिक्त उसकी दो और संतानें जालौक और चारुमती का उल्लेख मिलता है, लेकिन
उनकी माँ कौन थी, इसके बारे में कोई प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। अशोक का ये योगदान रहा कि उसने बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि न केवल भारत के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में अपने शिलालेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से लोगों में धर्म का संदेश दिया और विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की, बल्कि भारत की बाहर भी इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक लोगों को भेजा। महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहा जाता है उस समय श्रीलंका का जो शासक था वो तिस था, तिस। जिस प्रकार से अशोक के अभिलेखों में उसकी टाइटल मिलती है देवानाम प्रिय, उसी तरह से तिस के तिस भी देवानाम प्रिय या देवानाम की टाइटल धारण करता था। खुद नेपाल में की यात्रा की, लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने स्वयं की और उसकी पुत्री भी उसके साथ गई, और अन्य जगहों पर भी उसने अनेक लोगों को भेजा। तो ये उसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व में जब हुई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि इतिहास में मौर्य शासकों के रूप में तीन ही शासकों का बहुत ही उल्लेखनीय स्थान है। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और अशोक। तो उसके बाद भी 232 ईसा पूर्व के बाद भी 185 ईसा पूर्व तक, मतलब कि लगभग ऑलमोस्ट 45-50 वर्ष और भी मौर्य साम्राज्य चलता रहा और कई शासक हुए, लेकिन उनमें कोई ऐसा उल्लेखनीय और पराक्रमी शासक नहीं हुआ जो इतिहास में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से अपनी उपलब्धियों के लिए याद किया जा सके। परीक्षा में कभी कभी पूछ दिया जाता है, जैसे कोई एक पराक्रमी शासक हुआ तो ठीक उसके बाद कौन शासक हुआ। तो याद रखना है कि अशोक के बाद जो शासक हुआ वो कुणाल हुआ, और इसी तरह से ये कहा जाता है कि वो अंधा था, और कुणाल का जो पुत्र था वो संप्रति, तो कुणाल के समय में संप्रति ही राजभार देख रहा था। फिर उसके बाद दशरथ शासक हुआ। दशरथ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से आजीविकों के लिए नागार्जुनी और बराबर की पहाड़ियों में उसने गुफाएं इत्यादि निर्मित करवाई। और अंतिम जो शासक हुआ वो था बृहद्रथ। पूरे मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। 185 ईसा पूर्व में उसका मंत्री पुष्यमित्र शुंग था, सेनापति था इनफैक्ट, जो कि शैव धर्म को मानने वाला था। उसने ही बृहद्रथ की हत्या कर दी और इस प्रकार से मौर्य राजवंश का औपचारिक रूप से समापन हो गया, और वहां से शुंग वंश के शासन का प्रारंभ होता है, जो इतिहास में केवल पुष्यमित्र शुंग के ही लिए जाना जाता है और इतना ज़्यादा कोई उल्लेखनीय नहीं है। और ये जो पीरियड है, यहाँ से मौर्यों के बाद का काल पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि मौर्य साम्राज्य था, इतना विशाल साम्राज्य,
मैंने कल बतलाया था कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तो था ही, एक प्रकार से अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, संपूर्ण पूर्वी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, हेरात का संपूर्ण क्षेत्र, फिर संपूर्ण पाकिस्तान का क्षेत्र, आज का संपूर्ण भारत और पूरा बंगाल, इस प्रकार आज का बांग्लादेश, ये सब उसके अंतर्गत शामिल थे। चंद्रगुप्त के समय ही समरबेलगोला कर्नाटका तक उसका अधिकार था। बिंदुसार ने कोई ऐसा पराक्रम नहीं किया था विजय के रूप में, लेकिन उसने साम्राज्य को सुरक्षित रखा और अशोक के समय में दक्षिण भारत में इसका प्रभाव बढ़ा। और ये कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश में कुरनूल से उसके अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, येरागुडी से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये पता चलता है कि वो क्षेत्र भी इसके अधिकार में रहा होगा। तो एकदम दक्षिण भारत में धुर जो पेनिनसुलर साउथ इंडिया है, प्रायद्वीपीय दक्षिण भारतीय क्षेत्र, इसमें स्पेशली केरल और तमिलनाडु का ये क्षेत्र है, वो स्पष्ट रूप से मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। ये कहा जाता है कि उसका भी कुछ क्षेत्र सीधे सीधे इनके अधिकार में ना रहा हो, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस में, इनके प्रभाव क्षेत्र में हाँ। ये प्रजापति शासक और विशाल साम्राज्य था, तो वहाँ के जो भी शासक रहे होंगे निश्चित रूप से इनके प्रभाव में होंगे। डायरेक्ट उनका सबॉर्डिनेशन उनके ऊपर नहीं था। मौर्य साम्राज्य का के शासकों का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है उन राज्यों पर, तमिलनाडु और केरल के अंतर्गत उस समय जो भी राज्य रहे होंगे उनके ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, लेकिन किसी न किसी रूप में इनका प्रभाव उनके ऊपर जरूर रहा होगा। इस प्रकार से एक अखिल भारतीय स्तर का साम्राज्य उस समय के भारत के हिसाब से देखें और यावत के हिसाब से देखें तो उसे निर्मित करने में सफलता प्राप्त हुई। और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका मौर्य साम्राज्य का प्रभाव हुआ, धर्म की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से। इसीलिए इतिहास में मौर्य साम्राज्य का इतना विशेष स्थान है। तो इतना विशाल साम्राज्य और फिर इसका पतन हो गया। एक तो कितना भी विशाल साम्राज्य हो, कितना भी महान शासक हो, कभी न कभी तो पतन होता ही है। इसी तरह से इनका भी हुआ, लेकिन यदि हम देखते हैं तो इतना दीर्घ काल नहीं है, क्योंकि यदि 322 323 बीसी और 185 में अंत, तो लगभग 150 सालों के आसपास का हुआ ये। तो ऐसे में ये बहुत विशाल समय नहीं कहा जाएगा, बहुत अधिक बड़ा समय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यदि हम मध्यकाल के अंतर्गत देखते हैं तो बहुत से राजवंशों का, जैसे मुगलों का हम देखते हैं, तो 1526 से शुरू होकर के 1857 तक चलता रहा। तो इसका कारण क्या था, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो इसके कई कारण थे। मोटे तौर पर इन कुछ कारणों को यदि हम देखें तो पहला कारण तो ये बताया जाता है कि अशोक के बाद योग्य उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं हुए। चाहे कुणाल हो, दशरथ हो या उसके बाद के जो भी शासक हो, वो इतने पराक्रमी नहीं थे कि इतने विशाल साम्राज्य को वो संभाल सके। और साम्राज्य बहुत विशाल था, इसलिए उसका विखंडन होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण ये कहा जाता है कि अशोक ने धम्म विजय की या धम्म घोष की नीति को अपनाया, तो उसने सेना वगैरह पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उसको लड़ाइयाँ नहीं लड़नी थी, अब उसे साम्राज्य विस्तार नहीं करना था, अब उसे राज्यों को नहीं बल्कि लोगों के दिल को जीतना था। तो उसके लिए सेना की उसको उपयोगिता महसूस नहीं हुई, इसलिए सेना इत्यादि पर उसने ध्यान नहीं दिया।
तो जब तक अशोक था, उसकी धौंस धमक एक पराक्रमी शासक के रूप में कलिंग विजय की उसकी जो पृष्ठभूमि थी उसकी वजह से थी। तब तक तो उसकी सेना के कमजोर होने के बावजूद भी जो उसके सीमावर्ती शासक या उसके राज्य के भीतर ही जो सबॉर्डिनेट रूलर रहे होंगे उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सिर उठाया होगा और अपने अपने राज्य को फिर से हस्तगत कर लिया होगा। सेना इतनी ताकतवर थी नहीं कि उसका इतना मजबूती के साथ प्रतिरोध कर सके या इतने विशाल साम्राज्य की रक्षा कर सके। तीसरा कारण ये भी बतलाया जाता है कि अशोक ने धर्म प्रचार पर बहुत अधिक संसाधन व्यय किए, बहुत अधिक पैसा खर्च किया, क्योंकि जो पहला शासक है जिसने आम जनता के लिए स्पष्ट रूप से अपने संदेश अंकित करवाए अपने शिलालेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से, और इतने बड़े पैमाने पर संपूर्ण साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में, कहीं पर लघु शिलालेख, कहीं बृहद शिलालेख, कहीं स्तंभ लेख, ऐसी स्थिति में इसमें बहुत संसाधन व्यय हुए और आर्थिक स्थिति भी साम्राज्य की कमजोर हुई। किसी भी ताकतवर साम्राज्य की ताकत का आधार केवल सैन्य शक्ति ही नहीं होती, आर्थिक शक्ति भी उसका एक महत्वपूर्ण आधार है। इनफैक्ट मजबूत और बड़ी सेना के लिए भी आर्थिक रूप से ताकतवर होना आवश्यक होता है। तो उसमें हम कमी देखते हैं कि उसने संसाधनों को अन्य क्षेत्रों में लगाया, उसमें संसाधन बहुत अधिक खर्च हुए। और इसी तरह से ये कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म को, चाहे अशोक का धर्म सीधे सीधे बौद्ध धर्म ना भी कहें, लेकिन बहुत अधिक बौद्ध धर्म से ही प्रभावित, किसी एक धर्म के बहुत नजदीक माना जाए तो वो बौद्ध धर्म के ही सबसे अधिक नजदीक, और फॉर्मली उसने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था, बुद्धिज्म में वो कन्वर्ट हुआ था। तो इसके कारण से उस समय में बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ, और ब्राह्मण धर्म या जो हिंदू धर्म था वह एक तरह से दब सा गया था। तो जब तक अशोक था तब तक तो प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन अशोक के मरने के बाद जब शासक कमजोर हुए तो जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे उन लोगों ने फिर से ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का प्रयास किया और उसकी प्रतिक्रिया हुई, और मौर्य साम्राज्य के अंत में इसकी भी भूमिका रही। उदाहरण के तौर पर यह कहा जाता है कि जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक का, तो वो खुद ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और ये कहा जाता है कि उसने बृहद्रथ की हत्या इसलिए भी की कि वो बौद्ध धर्म की जगह पर फिर से ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित करना चाहता था, और जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया और कई यज्ञ किए, तो फिर से उस धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। और कोई शासक या कोई मंत्री या कोई सेनापति तो एक होता है, उसके पीछे जनभावना होती है। तो उस समय भी जो कि वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म तो पूर्व वैदिक काल से चला आ रहा था, तो निश्चित रूप से उसके बहुत अधिक फॉलोवर तो रहे ही होंगे, चाहे बौद्ध धर्म का कितना भी प्रचार प्रसार हो। तो इतनी विशाल जनसंख्या का समर्थन भी ऐसे शासकों को रहा होगा जो उस समय बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर रहे होंगे, और इसने आम जनता का सहयोग प्राप्त किया, और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का अंत करने में इस चीज ने भी भूमिका निभाई और मौर्य साम्राज्य का अंत
नहीं हो गया। ये इनका राजनीतिक इतिहास है और इतिहास का एक बहुत ही उल्लेखनीय